हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र सर, आपका मैथ्स मेंटर। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वो हम देख चुके थे, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी करे थे बच्चों। उसी के साथ मैंने आपको बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की एप्लीकेशन। वो क्या थी बच्चों? टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स। अब हमें वो भी आती है, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, फॉर टू नंबर्स ए एंड बी द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, यहां तक बच्चों हम कर चुके थे। इसकी कुछ एप्लीकेशन से वर्ड प्रॉब्लम्स आती है बच्चों इससे रिलेटेड, तो उनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे ही बेस्ड है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लीविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15। मैंने क्या बोला बच्चों? क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपको वो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है जो कि जब 398, जिससे वो लार्जेस्ट इंटीजर फाइंड करना है जिससे जब हम 398 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 7, उस नंबर से जब हम 46 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 11, और उसी नंबर से जब हम 542 को डिवाइड करते हैं बच्चों तो रिमाइंडर आता है 15। ठीक है, तो इसका मतलब पहले तो हम जितना अभी समझे हैं उसको लिखते हैं। हमें पता है ऑन डिवाइडिंग 398 बाय द रिक्वायर्ड नंबर, जो हमें पता है, पता नहीं है ना। ऑन डिवाइडिंग 398 बाय द रिक्वायर्ड नंबर देयर इज रिमाइंडर 7। ठीक है, तो द रिमाइंडर कितना होगा बच्चों? 7 होगा। जब हम रिक्वायर्ड नंबर से 398 को डिवाइड कर रहे हैं तो बच्चों रिमाइंडर 7 है। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो 398 माइनस 7 होगा वो उस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। बच्चों, जब हम उस नंबर कोई रिक्वायर्ड नंबर से 398 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 7। तो अगर मैं 398 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो नंबर जो होगा 391 आएगा। तो वो नंबर जो होगा 391 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इट इंप्लाइज 398 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 391 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय रिक्वायर्ड नंबर। तो इसका मतलब 391 क्या है? एग्जैक्टली डिविजिबल बाय रिक्वायर्ड नंबर। वैसे ही हम कह सकते हैं 436 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 425 विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द रिक्वायर्ड नंबर। सिमिलरली 542 माइनस 15 विच इज 427 वो भी क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? सिमिलरली 436 माइनस 11 इक्वल टू 425 एंड 542 माइनस 15, ये आपका आता है बच्चों 527 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय रिक्वायर्ड नंबर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये सब किससे डिविजिबल होंगे? रिक्वायर्ड नंबर से। तो बच्चों अब ध्यान दो, आपके पास नंबर्स क्या है? 391, 527 एंड 425। तो देखो अब आप 391, 425 और 527। अब क्वेश्चन पे देखो, आपको निकालना है लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। बच्चों आपको क्या निकालना है? लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब ध्यान दो बच्चों, अब आपको यह डिसाइड करना है कि मुझे एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। बच्चों एचसीएफ की बेसिक डेफिनेशन पे जाओ। एचसीएफ की बेसिक डेफिनेशन क्या है? वो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो कि तीनों का कॉमन फैक्टर है। वो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो कि तीनों का कॉमन फैक्टर है। तो मतलब हमें निकालना है वो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो कि इन तीनों को, ये 391, 427 और 527 को डिवाइड करता है। तो वो लार्जेस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करेगा वो क्या होगा बच्चों? एचसीएफ ही होगा। तो अब आपको क्या फाइंड करना है बच्चों? एचसीएफ। तो बच्चों अब 391 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 17 इंटू 23। सिमिलरली 425
ये हो जाएगा 25 इंटू 17, 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। सिमिलरली आप 527 को लिख सकते हैं 31 इंटू 17, 17 इंटू 31। तो बच्चों ये आपके आ गया फैक्टराइजेशन। तो जब आपको HCF निकालना है ना बच्चों इन तीनों नंबर्स का, वो कितना होगा 391, 425, 527 इक्वल टू कॉमन क्या आ रहा है बच्चों 17, 17 और 17। तो जो कॉमन आ रहा है उसकी लोएस्ट पावर, सबकी लोएस्ट पावर 1 ही है बच्चों, तो HCF कितना आएगा 17। तो आप कह सकते हैं सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 17। मतलब 391, 425 और 527 को डिवाइड करने वाला जो लार्जेस्ट नंबर है बच्चों वो है 17। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लीजिए, रिमाइंडर इज 0 आएगा। ठीक है, इतना आप नोट डाउन करिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको सोचना है, समझना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो एलसीएम है या एचसीएफ है। ठीक है, ये सब आपको खुद सोचना पड़ेगा, वहां पे आपको डायरेक्ट नहीं दिया होगा कि एलसीएम फाइंड करो या एचसीएफ फाइंड करो, ऐसा क्वेश्चन बेटा नहीं आते। ठीक है, तो क्वेश्चन है ऑन अ मॉर्निंग वॉक, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter रेस्पेक्टिवली। मॉर्निंग वॉक पे बच्चों थ्री पर्सन्स गए। ठीक है, तो हर एक की जो डिस्टेंस, एक स्टेप में जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो हर एक की डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। इस केस में उन तीनों की जो एक स्टेप में जो डिस्टेंस कवर करी ना बच्चों वो है 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। अब आपको लिखना है व्हाट इज द minimum distance, what is the minimum distance each should walk वो मिनिमम डिस्टेंस जो हर एक चले ताकि वो उस डिस्टेंस को कंप्लीट स्टेप्स में कवर कर सके। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर, each can cover the same distance in complete steps। इन कंप्लीट वो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको, वो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी है जिसको ये कवर कर सके कंप्लीट स्टेप्स में। ऐसा नहीं है कि ये उस सपोज कोई डिस्टेंस आई 200, सपोज, आंसर नहीं है, जस्ट मैं एज्यूम करने को बोल रहा हूं। तो ऐसा नहीं है 200 डिस्टेंस को ये 40 इंटू 5 कितना होगा 200 डिस्टेंस को ये तो एग्जैक्टली 5 स्टेप्स में कवर कर लेगा। ये इसको एग्जैक्टली 5 स्टेप्स में कवर नहीं कर पाएगा, मतलब इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये तो एग्जैक्टली 5 स्टेप्स में कवर कर लेगा, पर ये और ये एग्जैक्टली 5 स्टेप्स में कवर नहीं कर पाएंगे। तो आपको वो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी है बच्चों जिसको ये तीनों कंप्लीट स्टेप्स में कवर कर सके। तो बच्चों अब ध्यान दीजिए, एलसीएम की बेसिक डेफिनेशन पे जाइए। एलसीएम की जो बेसिक डेफिनेशन वो कहती है बच्चों मिनिमम नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। मतलब एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। तो एलसीएम क्या होता है? वो नंबर होता है, किन्हीं भी नंबर्स का एलसीएम वो नंबर होता है जो कि गिवन नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो हमें क्या करना है बच्चों, कुल मिला के इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो जो डिस्टेंस आएगी ना, एलसीएम आएगा, वो डिस्टेंस क्या होगी, ये तीनों इक्वल स्टेप्स में
कवर कर लेंगे। बस आपको समझ में आना चाहिए कि हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। अब तो बचा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप लिखिए द मिनिमम डिस्टेंस जो है इज द एलसीएम ऑफ 40, 42 एंड 45, 40, 42 एंड 45। अब बच्चों क्या करना है, एलसीएम ही तो फाइंड करना है। ये तो बहुत इजी टास्क हो गया हमारे लिए। अब एलसीएम फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए था कि हमें क्या फाइंड करना है। एक बार समझ में आ गया उसके बाद तो खेल खत्म, ठीक है। तो अब 40 को आप कैसे लिखते हैं, 8 इंटू 5, 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5, ये होता है 42। 42 होता है बच्चों 7 इंटू 6, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7। फिर आता है 45, 45 होता है 9 इंटू 5, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5। तो बच्चों जो एलसीएम आएगा 40, 42 और 45 का एलसीएम क्या होता है, जो सारे प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं पहले तो उनको लिख लो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 आ रहा है। तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 की क्या आ रही है बच्चों, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 2, 5 और 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो ये आपका जो नंबर आएगा ना बच्चों, ये आएगा 2520। तो आप क्या लिखेंगे, सो द मिनिमम डिस्टेंस इज 2520। यूनिट क्या थी बच्चों, सेंटीमीटर। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है वो है 2520 सेंटीमीटर, जिसको ये तीनों इतनी एक स्टेप की लेंथ अगर इतनी होगी तो कंप्लीट स्टेप्स में कवर कर पाएंगे 2520 सेंटीमीटर को, ठीक है बच्चों। इसको आप नोट करिए। अब हम स्टार्ट करेंगे इररेशनलिटी। कैसे किसी भी गिवन नंबर को इररेशनल प्रूव करते हैं। जैसे हमें पता है √2 इररेशनल है, बट उसका प्रूफ हमने अभी देखा नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि √2 इररेशनल नंबर कैसे है, तो हम उसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो आप पहले इतना नोट करिए। तो बच्चों अगला टॉपिक है प्रूविंग इररेशनलिटी, ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे कि गिवन नंबर इररेशनल है या नहीं है, ठीक है। तो हेडिंग लिखिए प्रूविंग इररेशनलिटी ऑफ नंबर्स, ठीक है। हेडिंग है हमारी प्रूविंग इररेशनलिटी ऑफ नंबर्स। हेडिंग है बच्चों प्रूविंग इररेशनलिटी ऑफ नंबर्स, ठीक है बच्चों। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, तो इसको हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, एज अ क्वेश्चन हम इसको समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका बच्चों, प्रूव दैट √2 ले लो, √3 ले लो, √5 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। √2 इज एन इररेशनल नंबर, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि √2 एक इररेशनल नंबर है, ठीक है बच्चों। इसका मेथड जो है ना, जिस मेथड से हम इसे सॉल्व करते हैं उसे हम बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड से आपको पता लग गया होगा कि होने क्या वाला है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो कॉन्ट्राडिक्ट करता हो। तो बच्चों इस मेथड का नाम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों है, क्योंकि इस मेथड में हम पहले क्या करेंगे, √2 को रैशनल मान के चलेंगे। हम पहले √2 को रैशनल मान के चलेंगे, फिर लास्ट में जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम कह देंगे कि जो हमने अजम्पशन लिया था वो रॉन्ग था। इसका मतलब √2 रैशनल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, √2 क्या होगा, इररेशनल होगा, ठीक है बच्चों। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हम पहले इसको रैशनल मान के चलते हैं ना। लेट √2 इज एन रैशनल नंबर, ठीक है। अगर √2 एक रैशनल नंबर है देन देयर एग्जिस्ट P and Q such that √2 इक्वल टू
p बाई क्यू। कोई भी रेशनल नंबर को बच्चों हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और p कोमा क्यू क्या है बच्चों, आपके इंटीजर्स हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर बच्चों अभी आप देखो, क्या ये p बाई क्यू क्या लोएस्ट फॉर्म है? देखो अगर p सपोज 12 होता, सपोज करिए, और q होता आपका ले लीजिए आप 14, तो 12 होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 और 7 14 होगा 2 इंटू 7। तो अभी भी इनमें एक HCF आ रहा है 2, मतलब ये दोनों नंबर्स लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। हम कह सकते हैं ये p बाई क्यू जो है लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, अभी भी इसकी कुछ कॉमन फैक्टर हो सकता है, अभी हमें श्योर नहीं है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम मान के चलते हैं कि अभी हमने इस p और q को इनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया। अब जो फॉर्म आएगी हमारे पास उसमें जो नंबर्स आएंगे ना, तो नाउ देखिए √2 इक्वल टू a बाई बी। अब देखो सपोज ये 12 है, ये 14 है, अब 12 को मैं इसके HCF से डिवाइड कर दूंगा तो आएगा 6, 14 को इससे HCF से डिवाइड कर दूंगा मतलब 2 से तो आएगा 7। अब देखिए इनमें कोई नंबर है क्या कॉमन? नहीं है, तो इसका मतलब बच्चों 6 और 7 अब क्या है, को प्राइम है। ध्यान रखिए पहले यहाँ पे को प्राइम थे, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। अब हमने किया गिवन नंबर्स को उनके HCF से डिवाइड कर दिया, अब हम बोलेंगे कि फाइनली जो नंबर्स आए वो क्या है, को प्राइम है। बच्चों को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनका HCF 1 होता है, वो क्या होते हैं बच्चों, को प्राइम। तो लेट √2 इक्वल टू a बाई बी वेयर a कोमा b आर को प्राइम। अब हम बोल सकते हैं a और b क्या है, को प्राइम है। क्या अब a और b का कोई कॉमन फैक्टर होगा? नहीं होगा। अगर a और b को प्राइम है तो इनका कोई भी कॉमन फैक्टर बच्चों नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका √2 इक्वल टू a बाई बी। अब बच्चों सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं, ठीक है। तब बेसिक स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो ये रहा आपका बेसिक स्टेप्स। तो देखिए हमने क्या लिखा, √2 इक्वल टू a बाई बी वेयर a b आर को प्राइम, ठीक है ना। तो मैं यहीं से लिखना स्टार्ट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने अब लिख दिया था √2 इक्वल टू a बाई बी, और a और b क्या थे बच्चों, को प्राइम, उनका मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। अब आप इसको लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा बच्चों √2b। a इक्वल टू कितना क्या, √2b। तो यहां से आप a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2b स्क्वायर, इसको आप नाम दे दीजिए 1, ठीक है। अच्छा अब मैं एक चीज लिख रहा हूं, आपका बच्चों b स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर अपॉन 2 इधर डिनोमिनेटर में तो गया ना, कुछ थोड़ी ना क्या है। तो इसका मतलब b स्क्वायर हुआ आपका a स्क्वायर अपॉन 2। बच्चों मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी, इफ p कोई प्राइम नंबर है तो अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, बताया था मैंने। देखो a और a को एक इंटीजर है, b भी क्या एक इंटीजर है, तो ये b इंटीजर है तो इंटीजर का स्क्वायर क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो LHS वाली जो क्वांटिटी आएगी वो तो आएगी इंटीजर। a एक इंटीजर है तो इंटीजर का स्क्वायर बच्चों इंटीजर होगा, तो इंटीजर अपॉन 2 जो आएगा, देखो इंटीजर अपॉन 2 आएगा, अगर इसको भी इंटीजर ही आना है तो इसका मतलब 2 इसका फैक्टर होना चाहिए। समझ में नहीं आया? देखो a स्क्वायर कोई भी नंबर हो सकता है, सपोज ले लीजिए a क्या है 5 है, तो a स्क्वायर कितना होगा 25। तो 25 अपॉन 2 क्या एक इंटीजर है क्या, नहीं है। बट अगर मैं बोलूं a की वैल्यू 4 है, ठीक है, a की वैल्यू अगर मैं 4 बोलूं तो 4 का स्क्वायर होता है 16, मतलब 4 इंटू 4 अपॉन 2, तो ये हो गया 2 टाइम्स, तो ये आ गया आपका 8, ये एक इंटीजर है। मतलब अगर RHS साइड को भी इंटीजर होना है तो इसको 2 को इसका फैक्टर होना पड़ेगा, 2 को इसका फैक्टर होगा ना तभी तो उसका इंटीजर वैल्यू आएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तभी तो ये एक वैल्यू पूरी क्या आएगी, इंटीजर आएगी। तो अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इट इंप्लाइज, थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, 2 डिवाइड्स a। समझ में आई ना, ये थ्योरम हमने यूज कर ली। अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको भी डिवाइड करेगा बच्चों, a को भी। चलो बढ़िया।
2 डिवाइड्स a, मतलब 2 जो है a को डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको मान लेते हैं c। 2 a को डिवाइड कर रहा है तो हमने इसको मान लिया बच्चों c। तो a इक्वल टू हो गया बच्चों 2c, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो a स्क्वायर हो जाएगा 4c स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे देखो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2b स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह रख लीजिए 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी आ जाएगी बच्चों, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो यहाँ से आप c स्क्वायर इक्वल टू क्या कह सकते हैं b स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ भी आप क्या कह सकते हैं 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। अगर 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 2 किसको डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। अब देखो यहां पे हमने देखा, इधर देखो आप, यहां हमने देखा 2 डिवाइड्स a और यहां हमने देखा 2 डिवाइड्स b। तो इसका मतलब a और b को एटलीस्ट ऐसा नंबर 2 तो है जो डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 2 डिवाइड्स a और यहां पे है 2 डिवाइड्स b। मतलब 2 एक ऐसा नंबर है जो दोनों a और b को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब 2 इज डिवाइडिंग बोथ a एंड b। इसका मतलब यहां पे नोट करिए, तो इसको इक्वेशन को नाम दे दीजिए बच्चों, इसको नाम दे दीजिए आप 2 और इसको नाम दे दीजिए 3। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर लिखिए फ्रॉम, ये नोट करके लिखिए फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। भाई 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 एक कॉमन फैक्टर हो गया ना a और b का। फ्रॉम 2 and 3 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। बट हमने इनिशियली क्या बोला था बच्चों, a और b क्या है, को प्राइम है, बट a एंड b आर को प्राइम। ये तो हमने इनिशियल में मान के चले थे, तो आप यहां क्या लिख सकते हैं, बट a एंड b आर को प्राइम है। तो इसने हम जो मान के चले थे उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। हम क्या मान के चले थे बच्चों, a और b को प्राइम है, बट यहां पे हमें पता चला a और b का तो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। तो इसका मतलब सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। इसका मतलब हमारी अजम्पशन क्या थी बच्चों, रॉन्ग थी। सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। इट इंप्लाइज √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमारी अजम्पशन क्या थी बच्चों, कि √2 रैशनल नंबर है। तो हमने बोल दिया हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी, तो इसका मतलब √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसको नोट करिए। फिर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, ये सिंपली √2, √8, √11, √13 ऐसे क्वेश्चन तो इस स्टैंडर्ड प्रोसीजर से हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा अलग वैरायटी के क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन होंगे तो वैसे भी, बट उसमें थोड़ा सा अलग फंडा लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव दैट 5 minus √3 is an irrational number। आपको प्रूव करना है 5 minus √3 क्या है बच्चों, एक इरेशनल नंबर है। बच्चों वही मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हमें यूज करना है। तो मतलब लेट 5 minus √3 इज अ रैशनल नंबर। हम इसको क्या मान सकते हैं, रैशनल नंबर। सो हम क्या कह सकते हैं, 5 minus √3 को डायरेक्टली हम कह सकते हैं a/b, वेयर, ध्यान से, a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, पहले p और q माना था, फिर उसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके जो नंबर आए थे a और b, फिर हमने बोल दिया था a और b क्या है बच्चों, को प्राइम है। यहां हम डायरेक्टली लिख रहे हैं a और b क्या है, को प्राइम है। तो इसका मतलब इनका HCF कितना है, 1, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज करिए बच्चों। आप इसको लिखेंगे 5 माइनस a/b को इधर लाएंगे तो माइनस, ये माइनस √3 तो उधर जाएगा तो प्लस √3। इसको एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 5b माइनस a अपॉन b इक्वल टू √3। अब ध्यान से देखिए बच्चों, b क्या है, एक इंटीजर है, तो 5 इंटू बी भी एक इंटीजर होगा, और एक a क्या है, एक इंटीजर है।
तो इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होगा, इंटीजर ही होगा। और बी तो ये ऊपर वाला है पूरा इंटीजर, नीचे भी बी क्या है, एक इंटीजर है। तो डेफिनेटली ये जो पूरी क्वांटिटी होगी ये क्या होगी, रैशनल नंबर होगी। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है बच्चों, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब अगर LHS रैशनल नंबर है तो RHS भी क्या होगा बच्चों, रैशनल नंबर होगा। तो अगर हमारा हमने कह दिया कि हमारा LHS क्या है बच्चों, रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब RHS भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सो √3 इज ऑल्सो एन रैशनल नंबर। तो √3 भी एक रैशनल नंबर है, बट हम जानते हैं कि √3 तो एक इर्रेशनल नंबर है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है ना, हम तो जानते हैं √3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, पर यहां तो आया रैशनल नंबर। तो ये गलती कहां हुई, गलती यहां हुई क्योंकि हमारी अजम्पशन क्या थी बच्चों, रॉन्ग थी। ठीक है, सो आवर assumption was wrong, हमारी assumption wrong थी। और हमारी assumption क्या थी, 5 माइनस √3 एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब 5 माइनस √3 रैशनल नहीं है, तो 5 माइनस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आपको यही फॉलो करना है। तो बच्चों मैंने आज आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कराई, उससे रिलेटेड, उससे HCF और LCM से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इर्रेशनलिटी को कैसे प्रूव करते हैं। कोई गिवन नंबर इर्रेशनल है तो उसको इर्रेशनल कैसे प्रूव करेंगे, पर्टिकुलर प्रोसीजर है, उसी को आपको फॉलो करते हुए चलना है, तो आप इजीली इर्रेशनल प्रूव कर देंगे किसी भी गिवन नंबर को, अगर वो इर्रेशनल है तो। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।